हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू ओमेगा अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें जो ह्यूमन आई है बेटा, इसके जो डायमीटर हम कंसीडर करते हैं वो 2.3 सेंटीमीटर करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं आई का। तो ये है हमारी आई। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट पार्ट जो है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आइरिस, इसके बाद आई लेंस और सिलरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, प्यूपिल एंड एक्वस ह्यूमर। तो ये सारे जो हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रहते हैं। तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आएगा बेटा कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है बेटा ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये ट्रांसपेरेंट रहता है और यही प्रोवाइड करता है बेटा फर्स्ट जो रिफ्रैक्शन होती है आइज़ के अंदर वो किसके थ्रू होती है, कॉर्निया के थ्रू होती है। इसके बाद आएगा बेटा लेंस। तो लेंस जो है बेटा ये जेली लाइक मटेरियल से बना होता है और ये क्योंकि कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बेटा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो हमारी जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो इसीलिए जो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और ये कन्वर्ज करेगा लाइट को कहाँ पर, रेटिना पर। इसके बाद आएगी बेटा आइरिस। आइरिस क्या होती है, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है। तो इसका जो काम होगा वो क्या करेगा बेटा, ये कंट्रोल करेगा किसको, साइज ऑफ प्यूपिल को। साइज ऑफ प्यूपिल को कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस। इसके बाद आएगा बेटा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है बेटा, इट इज़ द विंडो ऑफ द आई। कितनी लाइट एंटर करेगी ये डिपेंड करेगी कि प्यूपिल का साइज़ कैसा है। तो यहाँ पर ये जो प्यूपिल होता है ये लाइट एंटर कराने में हेल्प करता है। यदि लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाएगा और यदि लाइट कम होगी तो उस टाइम पे प्यूपिल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। मीन्स जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ कैसा रहेगा बेटा, बड़ा होगा। और जब हम एक जो है सनलाइट में जाते हैं तो उस टाइम हमारे प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बेटा रेटिना। रेटिना जो होगा बेटा ये डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जो कि इस पे लाइट सेंसिटिव जो है सेल्स होते हैं जहाँ पर इमेज जो है फॉर्म होती है। तो रेटिना काम क्या होगा, जो भी इमेज होती है वो कहाँ पर जो है बनती है, तो वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। इसके बाद है बेटा फार पॉइंट। तो फार पॉइंट जो है किसी भी ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी रहता है। और जो हम यदि किसी ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल एडल्ट आई के लिए यदि हम विज़न, डिस्टिंक्ट विज़न का जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वो 25 सेंटीमीटर करते हैं। तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और जो ये कह सकते हैं जो फार पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसके बाद है बेटा नॉर्मल एडल्ट आई। इसके लिए जो नॉर्मल जो है डिस्टिंक्ट विज़न के लिए हम कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, या फिर जो नियर पॉइंट होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और रेंज जो होगी वो कितनी होगी बेटा, ह्यूमन आई कहाँ से कहाँ तक देख सकता है बेटा, रिलैक्स आई से वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट को देख सकता है विद नॉर्मल आई। तो इसके बाद है बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारा अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है, ये एबिलिटी होती है किसी भी आई की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो जो लेंस होता है आइज़ के अंदर, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अकोमोडेशन बोलते हैं। और ये जो फोकल लेंथ है इसको चेंज करने में कौन हेल्प करता है, सिलरी मसल हेल्प करती है। तो अभी थोड़ा सा हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लाइट जो है सबसे पहले एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज यहाँ इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाइट एंटर करेगी और लेंस से जाती हुई और हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होगी बेटा, ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना के ऊपर हमारी जो है इमेज फॉर्म होगी। यदि इसको हम जूम करते हैं तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो इसके बिल्कुल इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी।
तो ये है प्रोसेस किसका, आई का। तो यहाँ पर जो ये लेंस है इसकी फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगी सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल जो है इसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है। यदि आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें फोकल लेंथ चेंज होगी, जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें भी क्या होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी। अब यहाँ पर जो आइरिस है ये क्या काम करेगा, आइरिस का काम होता है कि ये लाइट कितनी अंदर एंटर करेगी उसमें हेल्प करता है, मीन्स ये प्यूपिल के साइज़ को एडजस्ट करता है। तो ये जो पार्ट है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये जहाँ से लाइट एंटर करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। इसके बाद है बेटा सिलरी मसल जो कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी। और विट्रस ह्यूमर इसका जो ये एक्चुअल में एक जेली लाइक फ्लूइड होता है आइज़ के अंदर जो इसको ओपन रखता है, मतलब ये रेटिना को यहाँ पे चिपका के इसको रखता है। इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो लाइट है वो हमारी मतलब यहाँ पर कोई भी लाइट एंटर नहीं करती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो है डार्क स्पॉट भी हम इसको बोल सकते हैं, डार्क पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद बेटा ऑप्टिकल नर्व से जो है सिग्नल या जो हमारे इमेज के जो ऑप्टिकल सिग्नल है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहाँ तक जाते हैं, माइंड तक जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिलरी मसल की वर्किंग है बेटा, ये यदि सिलरी मसल जो है रिलैक्स्ड है तो उस केस में जो लेंस होगा हमारा वो कैसा होगा, थिन होगा। मतलब बिल्कुल ये थिन लेंस हमारा रहेगा, और थिन लेंस रहेगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगी, उस टाइम में हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ पर रेटिना पे जो है हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हमने पहले पढ़ा था बेटा कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि इन्फिनिटी से आती है तो थ्रू कन्वेक्स लेंस हमारी वो कहाँ पर जाकर कन्वर्ज होती है, ये फोकस पे होती है। तो उस केस में जो हमारा फोकस होगा इस आई के केस में क्या होगा, यहाँ पर रेटिना होगा। इसके बाद सिलरी मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। मीन्स कुछ इस टाइप से हमारा जो लेंस ये हो जाएगा, और थिक लेंस होगा तो इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। पहले मान लीजिए यहाँ पर फोकल लेंथ थी तो अब जो है फोकल लेंथ हमारी यहाँ तक हो जाएगी। तो ये होगा वर्किंग ऑफ सिलरी मसल्स। इसके बाद कुछ बेटा डिसीज़ होती है या फिर कह सकते हैं कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो आइज़ के अंदर हो सकते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो सबसे पहला होता है बेटा यहाँ पर मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होता है बेटा कि व्यक्ति को जो है नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख पाता है, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है या दूर के जो ऑब्जेक्ट है उनको ईजिली वो देख नहीं सकता। तो यहाँ पर जो इमेज होती है बेटा वो कहाँ पर बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के आगे जो है इमेज बनती है। तो उस केस में जो हमारा डिजीज़ या जो हमारा डिफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया। तो इसका जो रीज़न रहता है मायोपिया का वो क्या होगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। बहुत ज़्यादा कर्वेचर होगी तो उस केस में हमारा कौन सा डिफेक्ट होगा बेटा, मायोपिया। या एलोंगेशन ऑफ आई बाल, यदि आई बाल का साइज़ बढ़ जाए, है ना, आई बाल मान लीजिए हमारे पास ये आई बाल था और टाइम के साथ यदि आई बाल की शेप बदल जाए, मतलब रेटिना पहले यहाँ पर इमेज बन रही थी, यदि ये रेटिना दूर चला जाए तो इसके आगे क्या बनेगी, अब इमेज बनेगी। तो ये भी हमारा किसका कारण रहता है, मायोपिया का एक रीज़न रहता है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, यूजिंग कनकेव लेंस। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। चलो इसको अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर है। तो पहला जो है ये है बेटा मायोपिक आई। मायोपिक आई के केस में क्या होगा, जो इमेज है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, और फोकस यहाँ पर है इसका। तो फोकस पे इमेज बन रही है लेकिन यहाँ पर रेटिना नहीं है। तो हमें तभी कोई चीज़ विजिबल होगी जब इमेज कहाँ पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी। तो यहाँ पर जो इमेज है वो रेटिना के आगे जो है बन जाती है। तो इस जो है डिफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। और यहाँ पर देखिए बेटा इस केस में क्या होगा, जो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। वैसे हमें पता है कि जो फार पॉइंट होता है
किसी भी आई का वो क्या होता है इन्फिनिटी। तो इस केस में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना होकर जो है ये लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। मीन्स सपोज यहाँ पर जो है इसका क्या है फार पॉइंट, मतलब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है या इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो है कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ऐसा कनकेव लेंस यूज़ करते हैं जिसका फोकस कहाँ पर हो बेटा, इस पॉइंट पर ही जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यदि हमारा ऑब्जेक्ट का फोकस यहाँ पर होगा तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से लाइट कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, हमें जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है वो हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस फोकस से। तो इस तरीके से हम जो है इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इमेज हमारी बनेगी अब रेटिना पे बनेगी और इसको हम देख सकते हैं। तो करेक्शन ऑफ मायोपिया जो होगा इसमें हम किसका यूज़ करेंगे बेटा, कनकेव लेंस का। और कनकेव लेंस से क्या होगा कि जो हमें इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, कहाँ पर, फार पॉइंट एफ ऑफ मायोपिक आई। मतलब मायोपिया का जो फार पॉइंट था तो वो क्या था बेटा, ये एफ पॉइंट था। तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, इसकी इमेज दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है उसको फार ऑब्जेक्ट को या दूर के ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली देख पाता है लेकिन नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली देख नहीं पाता। तो यहाँ पर जो नियर पॉइंट जो होता है, नियर पॉइंट कितना था बेटा, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई जो है वो क्या चला जाता है बेटा, मूव्ड अवे। तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है, दूर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी बेटा, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे जो है इमेज बनती है। अब इसके रीज़न क्या होंगे, सबसे पहला रीज़न जो है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्गर। तो जैसे ही फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। मीन्स यदि हमारा लेंस क्या हो जाता है बेटा, थिन हो जाता है तो उस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो दूर चली जाएगी। सपोज रेटिना यहाँ पर है और रेटिना से दूर जो है इसका फोकस है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। या फिर इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है बेटा, आई बाल बिकम टू स्मॉल। यदि आई बाल जो है, यदि लेंस हमारा यही है और आई बाल जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, तो हमारा जो रेटिना वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इमेज जो है हमारी अभी भी कहाँ पर बनेगी, पीछे बनेगी। तो इस केस में भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है बेटा, इसको करेक्ट या इसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये है हमारे पास नॉर्मल आई और ये जो डिस्टेंस है डिस्कनेक्ट विज़न का, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, ब्लर्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एन। तो जो एन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज हमें कैसे मिल रही है, ब्लर्ड मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो इमेज है यहाँ पर और यहाँ पर बन रही है, इसके पीछे इमेज बन रही है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, ब्लर्ड होगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज, क्योंकि जो यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो हमारा विज़न होता है डिस्कनेक्ट विज़न का, वो दूर चला जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर ना रहकर वो दूर शिफ्ट हो जाता है। तो उसको पास में लेके आना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। तो हमारा जो फार पॉइंट था वहाँ कहाँ शिफ्ट हो गया बेटा, इस एन यानी कि डिस्कनेक्ट विज़न पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और यहाँ पर हम इसको क्लियरली देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको करेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद एक और डिफेक्ट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड व्यक्ति हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने तुम्हें पहले बताया था एकोमोडेशन क्या होता है बेटा, कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। और यहाँ पर जो नियर पॉइंट होगा ओल्ड पर्सन के लिए, है ना, वो क्या करेगा बेटा, मच मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर चला जाएगा।
और ये किसकी वजह से होता है बेटा, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल किस में हेल्प करती है, ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो फ्लेक्सिबिलिटी है यदि वो कमज़ोर हो जाए आई लेंस की तो उससे भी ये जो डिफेक्ट जो है हो सकता है। और उसको करेक्ट कैसे करते हैं बेटा, या तो हम यहाँ पर कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस व्यक्ति को दोनों ही हो, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो उस केस में जो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, बाईफोकल लेंस भी हम यूज़ करते हैं। मीन्स एक ही लेंस होता है यहाँ पर, और इस लेंस में ऊपर जो है हम एक कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, और नीचे जो है ये एक छोटा सा जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है बेटा एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस। तो हमारी जो आईज़ है उसकी क्या एडवांटेज हैं, जो कि एक तो हमारा ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में हेल्प करती है ना, और यहाँ पर जो है 3 डायमेंशनल व्यू के लिए भी ये क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। सनलाइट जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास एक सनलाइट, और सनलाइट से बेटा हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, और यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे कलर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। इसको हम विव ग्योर से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर विबग्योर जो है बेटा, इससे हम इनके नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो रेड होगा बेटा, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब हायर वेवलेंथ, लोअर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, इसकी लो होगी। तो यहाँ पर रेड जो है वो हमारा लिस्ट डेविएटेड होता है, बहुत कम डेविएट होता है, क्योंकि इसकी जो है वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये हमारी जो है इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हमारी ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारा डेविएशन है, इधर डेविएट हो रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यदि तुम कलर देखोगे तो रेड के लिए ये सबसे कम है, और वॉयलेट के लिए क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। तो वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स उसके लिए डेविएशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर रेड के लिए जो है लिस्ट डेविएशन होगा, और वॉयलेट के लिए क्या होगा बेटा, मोस्ट डेविएटेड कलर हमें मिलेगा, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। इसके बाद बेटा वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जब ये ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट जाती है तो उसमें हमें स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। तो यहाँ पर जो है बेटा कि जो वाइट लाइट होती है इसमें हमारे पास जो है 7 कलर्स होते हैं, है ना, विबग्योर। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लाइट मीडियम चेंज करती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन के केस में 2 ही चीज़ चेंज होती है बेटा, एक तो वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की, और दूसरी जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। एक जो है वेलोसिटी चेंज होती है, और दूसरी क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो यहाँ पर जिसकी वेवलेंथ कम होगी बेटा वो ज़्यादा डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम डेविएट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ से जो वाइट लाइट आई है, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा बेटा रेड कलर, और इधर मिलेगा वॉयलेट कलर। अब यहाँ से ये जो रेड गया बेटा, और इधर से नीचे से क्या गया बेटा, वॉयलेट कलर, तो ये मिलके हमारे पास दोबारा से क्या मिलते हैं, यहाँ पर वाइट लाइट हमें मिलती है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिज्म। इट इज़ ए पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। मीन्स यहाँ पर 2 तो ट्रायंगुलर बेसिस रहेंगे, और 3 जो है वो रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस रहेंगे। तो एक बार हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ
तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की जो है बेटा क्या रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ट्रायंगुलर शेप रहेगी और ये सेकंड, ये दो जो है हमारे पास क्या होंगे बेटा, ट्रायंगुलर शेप रहेंगी। और तीन यहाँ पर कैसे होंगी, रेक्टेंगुलर शेप रहेगी। तो एक हम यहाँ पर ए से नोट कर रहे हैं, एक हमारे राइट साइड में बी से हम इसको लिख रहे हैं, और एक बेस में जिसको हम सी से नोट यहाँ पर कर रहे हैं। तो तीन हमारे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस रहेंगे। जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा वो प्लेन ए और प्लेन बी के बीच रहेगा। सी जो है इसके थ्रू लाइट पास नहीं करती है, तो ये हमारा क्या रहता है, इसमें बेस रहता है। ये क्या होगा, हमारा बेस रहेगा प्रिज्म का। और जो रिफ्रैक्शन होगा वो ए और बी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जो प्लेन ए है रेक्टेंगुलर और प्लेन बी है, इनके बीच का जो एंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर जो एंगल पी है बेटा, ये जो एंगल है, इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ से जो हमारी क्या आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे, और कहाँ से कहाँ जा रही है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मींस एयर टू ग्लास ये जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगी बेटा, ये टुवार्ड द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ये हमारा जो है एक नॉर्मल है, एन और एन डैश से हमने इसको शो किया है। तो यहाँ पर टुवार्ड द नॉर्मल ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अब यहाँ पर जो सेकंड जो सरफेस है, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। और यहाँ पर चूँकि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, मींस ग्लास टू एयर जा रही है। तो यहाँ पर जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो वैसे लाइट को कैसे जाना था बेटा, यहाँ से स्ट्रेट जाना था, लेकिन यहाँ से ये क्या होगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो इंसिडेंट रे थी हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट जाती है। ये हमारी क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। और ये जो है ये कौन सी है बेटा, इमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। ये जो एंगल होता है इसके बीच में, इसी को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा से। तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारी जो लाइट है वो कितनी डेविएट हुई है। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ से क्लियर हुई बेटा, कि यदि हम सनलाइट को पास कराते हैं प्रिज्म के थ्रू, तो सनलाइट जो है वो एक 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। और यहाँ पर यदि हम एक दूसरा प्रिज्म लेते हैं बेटा, और जो उसके बिल्कुल अपोजिट लगाया जाता है, तो यहाँ पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको ये। तो यहाँ पर यदि हमने वाइट लाइट ली है, तो ये 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और यदि हम इन्हीं 7 कलर का यूज़ करके एक दोबारा से एक प्रिज्म हमने यहाँ पर लिया है, और इसको जो है रिवर्स या फिर अपोजिट या इन्वर्टेड डायरेक्शन में हमने इसको प्लेस किया है, तो ये जो 7 कलर है किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, वाइट लाइट के अंदर दोबारा से चेंज हो जाते हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो वाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम मतलब जो 7 कलर का हमारे यहाँ पर बना है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, जिसको हम विब ग्योर से लिखते हैं। तो यहाँ पर इससे हम इसको याद कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, रेड जो होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। ये क्या होगी बेटा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है रेड कलर की क्या होती है, सबसे ज़्यादा, और वोयलेट कलर की क्या होगी, सबसे कम। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है, एक व्हाट इज़ रेफर्ड एज ए वाइट लाइट। हम वाइट लाइट किसे कहेंगे बेटा, कोई भी लाइट जो आफ्टर डिस्पर्सन या आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म हमें क्या दे बेटा, 7 कलर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाइट लाइट बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहली कंडीशन, जो लाइट होगी वो डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम में। किससे जाएगी बेटा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, मीन्स ग्लास है,
और ये हमारे पास जो है सपोज रेयर मीडियम है, ये एयर है। तो लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा नॉर्मल, तो ये हमारे पास क्या होगा इधर नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या है कि लाइट जो है यदि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, मीन्स डेंसर मीडियम से यदि रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये जो बैंड होती है बेटा कहाँ बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जो है ये बैंड हो जाएगी। तो यहाँ से ये स्ट्रेट ना जाकर थोड़ी सी बैंड होगी इस डायरेक्शन में। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। यदि हम एंगल को, पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट सपोज आई था, आई से हमने I1 एंगल तक इसको क्या किया बेटा, इंक्रीज़ किया, तो I1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन I। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो R से कहाँ चला जाएगा बेटा, R डैश, और R डैश जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन R। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब लाइट जो है एक एंगल पर ये प्लेन के पैरेलल चली जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो है पैरेलल ये चली जाएगी। तो इस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, IC, मतलब एंगल ऑफ, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमने रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ा था बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये किसके इक्वल होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ, या फिर साइन I बाय साइन R, या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो यहाँ पर साइन I जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, म्यू AC इज इक्वल टू साइन I, साइन I यहाँ पर क्या होगा बेटा, I क्रिटिकल, और साइन R यहाँ पर कितना है बेटा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू AG की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन IC। और इसी को यदि हम दोबारा से लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है बेटा, ये म्यू A डिवाइड बाय म्यू G, ये किसके इक्वल आ जाएगी, साइन IC। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये क्या होता है बेटा, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो किसके इक्वल होगा बेटा, 1 बाय साइन I क्रिटिकल। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, मीन्स इस एंगल पर साइन IC पर क्रिटिकल एंगल पर लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगी, जो है चली जाएगी। और यदि हम फर्दर IC से एंगल को इंक्रीज़ करते हैं तो लाइट हमारी सेम मीडियम, मतलब रेयर मीडियम में ही दोबारा से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन है बेटा इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरा जो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन है बेटा कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो क्रिटिकल एंगल से यदि ग्रेटर होगा तभी जो है ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। इसके बाद है बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है। तो इसके बाद है बेटा रेनबो। रेनबो क्या होता है, इट इज़ द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर रेन। तो रेनिंग के बाद जो स्पेक्ट्रम होता है बेटा वो हमें दिखाई देता है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये भी हमारा यहाँ पर 3 प्रोसेस काम करते हैं बेसिकली। एक तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो 3 फिनोमेना यहाँ पर एक साथ जो है वर्क करते हैं, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए। और यहाँ पर रेनबो जो होता है हमें ऑलवेज कहाँ पर दिखाई देगा बेटा, अपोजिट, यदि हम जो है किधर खड़े होंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। मतलब हम जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जहाँ पर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें क्या दिखेगा, जो है रेनबो दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसका फिनोमेना समझते हैं बेटा। यहाँ से जो है सन से सनलाइट आती होगी बेटा यहाँ से। तो यहाँ से सनलाइट जब एंटर करेगी बेटा, ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल।
तो वाटर मॉलिक्यूल में जब लाइट एंटर करेगी तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पर ये बेंड होगी कहाँ पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवार्ड द नॉर्मल। तो जब भी लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट हमारी जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट ना जाकर टुवार्ड द नॉर्मल क्या कर जाएगी बेटा, बेंड कर जाएगी। और यहाँ पर जब ये बेंड करेगी, क्योंकि ये जो सरफेस है ये कर्ड है, जैसे हमारे प्रिज्म के अंदर था बेटा, यहाँ पर यदि सरफेस कुछ इस टाइप से है तो हर एक लाइट के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पर अलग अलग एंगल पे क्या होगी, ये बेंड होगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा बेटा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और इस सी पॉइंट पर यहाँ पर क्या होगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लाइट जो है हमारी दोबारा से बेंड होगी बेटा, और बेंड होगी तो यहाँ से हमारा डी पॉइंट पे दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें जो है ऊपर की तरफ क्या मिलेगा बेटा, रेड कलर, और नीचे की तरफ हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर। तो जब भी हम रेनबो देखते हैं तो हमें जो है ऊपर क्या मिलता है, हमारे पास रेड कलर, और नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो है रेनबो। और यहाँ पर 3 फिनोमेना एक साथ होते हैं बेटा, एक तो हमारा रिफ्रैक्शन मीन्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो है रिफ्रैक्शन, और 1 टाइम यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्सन, और 1 टाइम यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बहुत सारे नेचर के अंदर फिनोमेना होते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा वो है फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द हॉट ऑब्जेक्ट और फायर। तो फायर यदि है उसके अपोजिट हमें जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकरिंग या फ्लक्चुएशन करता हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि हॉट जो एयर होती है बेटा, तो यहाँ पर फायर के ऊपर जो है, यहाँ पर जो है एयर कैसी होती है बेटा, हॉट एयर, और हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, ये हमारा क्या होगा बेटा, लेस देन कोल्ड एयर होगा। तो लाइट जो है हमारी वो क्या करेगी बेटा, बेंड करेगी, और बेंड करने की वजह से हमें वहाँ पर क्या दिखती है, फ्लिकरिंग होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद है बेटा स्टार नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो यहाँ पर जो स्टार्स होते हैं हमें वो एक्चुअल में उनकी जो पोजीशन होती है वो हायर दिखाई देती है हॉरिजॉन्टल पर। तो इसको समझते हैं बेटा, सपोज ये हमारी जो है एक अर्थ है, और अर्थ का ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके बाहर आउटर साइड में हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर एयर है, और ये जो एयर है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन जो एयर हमारी सरफेस के ऊपर है उससे क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो लाइट जब स्टार से लाइट आती है तो बेटा वो क्या होगी, यहाँ से बैंड होगी टुवार्ड द नॉर्मल, दोबारा यहाँ पे फिर वो बैंड होगी। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति देखता है तो उसको इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर दिखाई देती है, थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसके बाद है बेटा एडवांस्ड सनराइज एंड डिले सनसेट, इसको हम आगे समझेंगे। और उसके बाद है बेटा अपरेंट जो है फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, मतलब सन जो है वो कुछ थोड़ा सा फ्लैट हमें दिखाई देता है, ये भी किसकी वजह से होता है बेटा, ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये हम आगे समझेंगे। और ये हम पढ़ चुके हैं कि हॉट सरफेस के बिहाइंड या उसके पीछे जो हमें ऑब्जेक्ट क्या करते हुए दिखाई देते हैं बेटा, फ्लिकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट था बेटा यहाँ पर वो था कि स्टार व्हेन सीन नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे अर्थ का जो है बेटा सरफेस है, तो ये हमारे पास जो है अर्थ का क्या है, सरफेस है। तो यहाँ से जो स्टार से जो लाइट आएगी, क्योंकि एयर जो है बेटा इसके चारों तरफ जो है एयर, तो इसके चारों तरफ क्या है बेटा, एयर है, और ऊपर जो है वो क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन या हीलियम या ओजोन। तो ये हमारी हल्की गैसें जो है ऊपर की तरफ होती है बेटा, नीचे जो है भारी गैसें होंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर की तरफ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, हायर पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एज टू लोअर, ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा।
तो कम होगा तो लाइट जो है बेटा कहाँ से कहाँ जा रही होगी, यदि स्टार से लाइट आ रही होगी तो रेयर से किस में आ रही होगी, अब डेंसर मीडियम में। तो रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट जो है बेंड करेगी टुवार्ड द नॉर्मल, तो इस पॉइंट पे ये बेंड कर जाएगी बेटा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे भी ये क्या करेगी, बेंड, इस पॉइंट पे भी क्या करेगी, बेंड। तो ये होते हुए जब हमारी आइज तक पहुंचेगी तो हमें जो है ये जो स्टार है इसकी पोजीशन हमें कहाँ पर दिखाई देगी, इस पॉइंट पर दिखाई देगी, मतलब बी पर हमें इसकी पोजीशन दिखाई देगी। तो कुछ इंस्टेंट में यहाँ पर जो एयर है वो क्या करेगी बेटा, मूवमेंट होगी एयर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी वजह से जो है स्टार्स हमें जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद है बेटा एडवांस सनराइज या डिले सनसेट। तो यहाँ पर सेम वही प्रोसेस है बेटा कि यहाँ पर जो है सन राइजिंग के टाइम पर, तो सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारा ये है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे है, लेकिन यहाँ से क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच का काफ़ी ज़्यादा है, तो जब लाइट यहाँ सन से आती है बेटा और हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो लेयर है चारों तरफ एयर की, वहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड करती है टुवार्ड द नॉर्मल, और जब तक वो हमारी आइज तक पहुँचती है बेटा तो उस टाइम पर हमें जो है सन की पोजीशन क्या दिखती है, थोड़ी सी स्लाइटली जो है ऊपर की तरफ दिखाई देती है। और इसी वजह से यहाँ पर 2 मिनट का क्या आता है, डिफरेंस आता है, मीन्स सन जो है हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और जब सनसेट का टाइम आता है वहाँ पर भी ये 2 मिनट तक हमें जो है ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी कितने मिनट का, 2 मिनट का जो है डिफरेंस यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर टोटल 4 मिनट का डिफरेंस या 4 मिनट का जो डिले टाइम रहता है, 2 मिनट सनराइज़ में, मतलब एडवांस सनराइज हो जाता है, और 2 मिनट जो है डिले होता है सनसेट के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, जो प्लैनेट है बेटा वो हमारे ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। स्टार ट्विंकलिंग करते हैं लेकिन प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्विंकलिंग के लिए जो लाइट है वो हमारी एक तो पॉइंट सोर्स से आनी चाहिए, और दूसरा जो है स्टार का जो डिस्टेंस होगा वो प्लैनेट के डिस्टेंस से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और जो प्लैनेट है वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टार, तो इसलिए जो है प्लैनेट क्या नहीं करते हैं बेटा, ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। इसके बाद है बेटा स्कैटरिंग इफ़ेक्ट। तो स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग होती है बेटा कि लाइट जो है वो क्या कर जाती है बेटा, स्कैटर कर जाती है बाय द स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो है टंडल इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनसे जब स्कैटरिंग होती है लाइट की तो वो क्या देते हैं बेटा, एक टंडल इफ़ेक्ट देते हैं, मतलब वहाँ पर जो लाइट हमें होती है वो विजिबल दिखाई देती है। तो यहाँ पर लाइट जो है वो क्या हो जाती है बेटा, विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम डार्क रूम में देखते हैं या डस्टी रूम में देखेंगे तो लाइट आपको कैसी दिखेगी, उसमें एंटर करती हुई लाइट हमें दिखाई देती है। और या फिर आप जो है कैनोपी या फिर डेंस कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में यदि काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं और वहाँ पर हम देखेंगे बेटा, वहाँ पर भी लाइट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारे पास द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, कि कौन सी लाइट जो है वो स्कैटर करेगी वो डिपेंड करती है कि साइज ऑफ पार्टिकल क्या है। तो यदि वेरी फाइन पार्टिकल है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, तो उस केस में वो ही लाइट हमें दिखाई देगी जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा तो रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट लाइट की क्या होती है, सबसे कम। तो वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो यहाँ पर जो हमारी आइज़ है उसके लिए बहुत सेंसिटिव कलर कौन सा होता है बेटा, ब्लू। तो इसीलिए जो है हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आइज़ के लिए कौन सा कलर सेंसिटिव होता है, ब्लू कलर ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट और इंडिगो। नेक्स्ट बेटा कि जो मीडियम साइज़ पार्टिकल हैं, वो मीडियम साइज़ के जो पार्टिकल है वो हमें क्या देते हैं, रेड कलर, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ के लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको वो क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। और यदि हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो है, तो
उस केस में हमारे जो लाइट है वो कैसी बेटा, वो सभी की सभी लाइट को क्या करेगी, स्कैटर करेगी। तो इसलिए हमें क्या मिलेगी, वहाँ पर वाइट लाइट मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा कि जो डेंजर साइन होते हैं वो हमें रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो सबसे कम जो है वो स्कैटर होता है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये हमें दिखाई दे सकता है। इसलिए जो हम जो है डेंजर साइन जो है वो रेड कलर के बनाते हैं। नेक्स्ट है जो कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है बेटा, अभी हमने समझा कि स्काई के अंदर जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल हैं या फाइन पार्टिकल हैं, तो वो जो फाइन पार्टिकल होंगे तो वो ब्लू लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। वैसे तो वॉयलेट और इंडिगो को भी करेंगे, लेकिन ब्लू कलर जो है वो हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें वो स्काई जो है वो ब्लू दिखाई देती है। इसके बाद यदि हम बात करें एस्ट्रोनॉट्स की, एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो कैसे दिखाई देगी बेटा, क्योंकि एस्ट्रोनॉट जो है बहुत हाई जो है एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइट स्कैटर नहीं करेगी, लाइट स्कैटर नहीं करेगी तो लाइट दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देती है या डार्क दिखाई देती है। इसके बाद है बेटा क्लाउड जो हैं वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि क्लाउड जो हैं बड़े बड़े वाटर वेपर जो है आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, ड्रॉपलेट बना लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर वेपर। तो उस केस में वो सारे के सारे जो कलर हैं विबग्योर के, उन सभी कलर्स को क्या करेगी, जो है स्कैटर करेगी। तो इसी वजह से जो है सभी कलर्स के कारण हमें वो जो है कैसी दिखाई देती है, वाइट दिखाई देती है। इसके बाद है जो कलर ऑफ सन, रेड हमें दिखाई देता है जब हम बात करेंगे सनराइज़ की या सनसेट की। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो सन राइज़ और सनसेट के टाइम पर अर्थ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है सन का, तो यहाँ से जो लाइट आएगी सन से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आती है। तो जितने भी कलर हैं रेड कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर क्या हो जाते हैं, लगभग स्कैटर हो जाते हैं। और हमारी आइज़ तक कौन सा कलर पहुंचता है, रेड कलर पहुंचता है। तो इसलिए हमें जो है सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो है सन जो है वो रेड दिखाई देता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द इमेज फॉर्म्ड रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज़, कैसी इमेज बनती है बेटा रेटिना पर, रेटिना पर एक तो इन्वर्टेड होती है और दूसरी कैसी होती है बेटा, रियल होती है। उसके बाद चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कोज ड्यू टू, फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से होता है, तो फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से होता है बेटा, सिलरी मसल की वजह से होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कनेक्ट विजन, ये हमारे लिए कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और फार डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी।